हेलो बच्चों, आज हम नए चैप्टर ऊष्मा स्थानांतरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट का अध्ययन करेंगे। इसमें ऊष्मा स्थानांतरण ट्रांसमिशन ऑफ हीट ऊष्मा स्थानांतरण दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में लाने से ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। एक दूसरा उदाहरण लें। एक ही वस्तु में ताप के अंतर के कारण गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। इस घटना को हम ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में लाने अथवा एक ही वस्तु के दो स्थानों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। इस प्रक्रिया को ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं।
ये ऊष्मा स्थानांतरण है। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन व विकिरण। तो आइए एक एक कर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चालन। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां, जैसा कि हमने बताया, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन व विकिरण। तो हम इसे एक एक कर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है चालन, कंडक्शन ऑफ हीट। मान लीजिए ये वस्तु है, ये अणुओं से बनी है, कणों से बनी है। वस्तु के कण गर्म सिरे से ऊष्मा लेते हैं और ये अपने ही स्थान पर इधर उधर कंपन करते हैं। ऊष्मा से इनके कंपन का आयाम बढ़ जाता है और अपने नज़दीकी अणुओं को कुछ ऊष्मा दे देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ऊष्मा अंतिम कण को नहीं मिल जाती। इस प्रकार ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, अर्थात कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। प्रायः ठोसों में व मरकरी में ऊष्मा स्थानांतरण इस चालन विधि के द्वारा होता है। प्रायः वस्तुएं कणों से बनी है। कण साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। जब कण गर्म सिरे से ऊष्मा लेता है तो
इसकी या इसके कंपन का आयाम बढ़ जाता है। जिससे इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यह अपने समीपवर्ती अणु को कुछ ऊर्जा दे देता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अंतिम कण को ऊर्जा नहीं मिल जाती। इस प्रकार ठंडे सिरे तक ऊष्मा स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण इसमें कण अपना स्थान नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं। कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ठोसों में ऊष्मा चालन
ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण इसी चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है। आइए धातुओं में ऊष्मा चालन पढ़ते हैं। धातुओं में ऊष्मा चालन, मान लीजिए अगर शीघ्रता से इसे मिटा दिया गया हो तो आप पाँच करके पहले ही लिख लेंगे। आइए पढ़ते हैं धातुओं में ऊष्मा चालन। धातुओं में ऊष्मा चालन, प्रायः सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब किसी धातु की छड़ को, जैसे इसी छड़ को गर्म भट्ठी में डाला जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके गर्म सिरे से ऊष्मा अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। फलतः मुक्त इलेक्ट्रॉन का ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से इसकी औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को अपने समीपवर्ती इलेक्ट्रॉन को दे देता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक नहीं पहुंच जाती, अर्थात ठंडा सिरा भी गर्म नहीं हो जाता। प्रायः धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब
धातु की छड़ को छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ने से औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कुछ ऊर्जा अपने समीपवर्ती मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दूसरा ठंडा सिरा गर्म नहीं हो जाता। गर्म नहीं हो जाता। ठीक, अब आइए पढ़ते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की दूसरी विधि जिसे संवहन कहते हैं। तो आइए पढ़ा जाए संवहन। कन्वेक्शन, संवहन, कन्वेक्शन। प्रायः तरल में ऊष्मा स्थानांतरण इस संवहन विधि के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र में द्रव भरा है, दूध भरा है, जल भरा है, कुछ भी भरा है, द्रव भरा है। जब गर्म किया जाता है तो द्रव के अणु ऊष्मा अवशोषित करते हैं जिससे अणुओं का ताप बढ़ जाता है। चार्ल्स के नियमानुसार ताप बढ़ने से गैस अणुओं का आयतन बढ़ता है, द्रवों का आयतन बढ़ता है, जबकि द्रव्यमान अप्रभावित रहता है। सूत्र घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से
घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, फलतः घनत्व घट जाता है और वह द्रव अणु ऊपर आ जाता है। ऊपर के अधिक घनत्व वाले अणु उसका स्थान ले लेते हैं और यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संपूर्ण द्रव का ताप समान नहीं हो जाता। इस क्रिया में अणु अपना स्थान छोड़ते हैं, जबकि आप देखिए चालन में अणु अपना स्थान नहीं छोड़ रहे थे। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन कहते हैं। जब द्रव, जैसे हमने कहा दूध है, जल है, जब द्रव को पात्र में लेकर गर्म किया जाता है तो द्रव के अणु ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिससे इनका ताप बढ़ जाता है। और घनत्व घट जाता है। फलतः अणु ऊपर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक संपूर्ण द्रव का ताप समान नहीं हो जाता। तरल में ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं विकिरण।
आइए पढ़ा जाए विकिरण, रेडिएशन। रेडिएशन, विकिरण। जब किसी ऊष्मा स्रोत अर्थात गर्म वस्तु, ठीक, को ले लीजिए, तो इस गर्म वस्तु या ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को विकिरण कहते हैं। यहां माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि माध्यम उपस्थित है तो ऊष्मा स्थानांतरण के कारण माध्यम का ताप नहीं बदलता है। विकिरण का पथ सरल रेखी होता है, इसलिए धूप से छाता द्वारा बचा जाता है। ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत मतलब उच्च ताप वाली वस्तु। जैसे कृष्णिका, से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि विकिरण कहलाती है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम में ऊष्मा के चलने पर माध्यम का ताप नहीं बढ़ता।
जैसा कि हमने आपसे कहा, विकिरण का पथ ऋजुरेखी होता है, इसीलिए धूप से छाता लगाकर बचा जाता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश इसी विकिरण विधि के द्वारा आता है। अब आइए पढ़ते हैं छड़ में ऊष्माचालन। छड़ में ऊष्माचालन। मान लीजिए कि ये यल लंबी छड़ है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है। इसके गर्म व ठंडे सिरे के ताप क्रमशः θ1 व θ2 है। माना यल लंबी छड़ छड़ में ऊष्माचालन माना यल लंबी छड़ का अनुप्रस्थ काट ए समान है। तथा गर्म व ठंडे सिरे का ताप क्रमशः θ1 व θ2 है। यह छड़ एक समान परिच्छेद से बनी हुई है। माना यह छड़ अनेक एक समान परिच्छेद से बनी है।
ये संलग्न चित्र देखिए, यही है। इसका है एक समान परिच्छेद। क्षेत्रफल ए। ठीक, ये बनी है। ऊष्मा प्रत्येक परिच्छेद से, ये परिच्छेद गर्म सिरे से ऊष्मा अवशोषित करता है। इसका कुछ भाग परिच्छेद क्षेत्रफल के लंबवत अन्य परिच्छेद क्षेत्रफल को मिल जाता है। कुछ भाग संवहन और विकिरण के रूप में वातावरण में निकल जाता है। अर्थात यह गर्म सिरे से जो क्षेत्रफल, ये ऊष्मा है, वो 3 भागों में बंटती है। कुछ ऊष्मा को यह अवशोषित करता है, जिससे परिच्छेद का ताप बढ़ जाता है। कुछ ऊष्मा संवहन और विकिरण के रूप में वातावरण में निकल जाती है, और जो शेष ऊष्मा बचती है वो अपने समीपवर्ती दूसरे परिच्छेद को दे देता है। कुछ समय पश्चात सभी परिच्छेद के ताप नियत होते हैं। जैसे जो गर्म सिरे के पास का परिच्छेद है उसका ताप सबसे ज़्यादा, और ये ठंडे सिरे का पास जो परिच्छेद होगा उसका ताप सबसे कम होता है। इस अवस्था को हम अस्थायी अवस्था कहते हैं। अब अस्थायी अवस्था का यह मतलब नहीं है कि क्षण के प्रत्येक बिंदु पर ताप समान हो गया। हाँ, इतना जरूर है कि क्षण के प्रत्येक परिच्छेद का ताप नियत हो गया। यहाँ इसके जैसे जैसे हम गर्म से ठंडे सिरे की ओर जाते जाएंगे, परिच्छेद का ताप घटता जाएगा। और अस्थायी अवस्था में यदि किसी प्रकार संवहन और विकिरण से उत्सर्जित ऊष्मा को रोक दिया जाए तो परिच्छेद अब ऊष्मा अवशोषित नहीं करता, बल्कि यह जितनी ऊष्मा गर्म परिच्छेद से लेता है पूरी की पूरी ऊष्मा अपने आगे वाले परिच्छेद को दे देता है। हमने कहा कि परिच्छेद गर्म सिरे से ली गई ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित करता है।
जिससे इसका ताप बढ़ जाता है। कुछ भाग, कुछ ऊष्मा संवहन व विकिरण द्वारा वातावरण में चली जाती है। शेष ऊष्मा अगले परिच्छेद को मिल जाती है। कुछ समय पश्चात इन परिच्छेदों के अलग अलग परिच्छेदों के ताप नियत हो जाते हैं। कुछ समय बाद इन परिच्छेदों के ताप नियत होते हैं, नियत हो जाते हैं। इसे अस्थाई अवस्था कहते हैं। इसे अस्थाई अवस्था कहते हैं। अस्थाई अवस्था में संवहन विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का ह्रास न हो तो परिच्छेद द्वारा ली गई संपूर्ण ऊष्मा अगले परिच्छेद को मिल जाती है। अब संवहन व विकिरण से ऊष्मा हानि न हो तो परिच्छेद ली गई संपूर्ण ऊष्मा को
अगले परिच्छेद को दे देता है। अगले परिच्छेद को दे देता है। अब इसके आगे अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।